जय जिनेन्द्र, जय भारत। आप सबको कौशल्या पतंगिया का सादर जय जिनेन्द्र। मेरे समस्त सुधी वक्तागण, श्रोतागण, मेरी प्यारी बहन श्रीमती कुसुम जी पांड्या, भारत ही नहीं विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी श्रीमती रेखा जी, डीएसपी श्री अजय जी जैन साहब, सुनीता जी पाटनी, स्मिता जी गंगवाल, ऐसे सब सुधी वक्ता हैं जो प्रज्ञावान हैं और जो आज अपने विचार पेश करेंगे। मैं आज सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मान्यवर, भाव संवेदनाओं का रसायन शास्त्र, अनुभव का अमृत रस, संबंधों का विज्ञान, व्यक्तित्व की पूर्णता, संतुलित व्यक्तित्व, समर्पित जीवन, चिंतन और चेतना को परिष्कृत करने का विज्ञान, संस्कार क्रांति के अग्रदूत भाई श्री सुरेंद्र जी बाकलीवाल साहब एवं आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने चर्चित विषय, जो भी ज्वलंत विषय है, उसको अपने संगठन का विषय बनाया और जन जन को और समाज को आंदोलित किया। प्रश्न उठता है कि लव जिहाद है क्या? लव को हिंदी में हम प्यार कहते हैं और जिहाद मतलब जद्दोजहद, प्यार के लिए जद्दोजहद। कोई इसको रोमियो जिहाद कहता है तो कोई इसको इस्लामोफोबिया षड्यंत्र भी कहता है। इसके गर्भ में एक बात छिपी है और वो है गैर मुस्लिम लड़कियों को मतांतरण करने के लिए बाध्य करना या उनको मुस्लिम बनाने के लिए बाध्य करना, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। सन 2006 में मैंने इस विषय पर कुछ लेख प्रकाशित करवाए थे, लेकिन मेरे वो लेख नकार करने में तूती जैसे सिद्ध हुए, क्योंकि उनको किसी महत्वपूर्ण संगठन का या राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर उसको कोई प्रतिसाद नहीं मिला। लेकिन इस विषय को सन 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया गया, जब केरल और कर्नाटक में अधिक से अधिक लड़कियां मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रही थी या उनको जबरदस्ती करवाई जा रही थी। केरल के पुलिस ऑफिसर श्री जेकब साहब ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इन 3-4 सालों में ऐसा कोई संगठन है जो लड़कियों को मुस्लिम बनाने का काम कर रहा है। तब के.टी. शंकरन साहब ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और जब उन्होंने निर्णय दिया तब उन्होंने बताया कि इन 3-4 सालों में 4000 लड़कियों को धर्मांतरित किया गया है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी साहब ने विधानसभा में यह वक्तव्य दिया था कि 2662 लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया है। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही थी और उस समय न तो कोई संगठन जागृत थे, न कोई सरकार जागृत थी, लेकिन आज सरकार इसके लिए जागरूक है और इस दिशा में काम भी कर रही है। ये विषय बहुत विस्तृत है, इसके लिए इसकी पृष्ठभूमि पर भी हमें जाना चाहिए। जरा हम ये देख लें कि इस समाज की, यानी मुस्लिम समाज की विश्व में स्थिति क्या है। कहते हैं कि विश्व में 57 देश मुस्लिम हैं और उसमें से अधिकतर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में है और विश्व की कुल जनसंख्या 780 करोड़ है। उसमें से 180 करोड़ मुस्लिम लोग हैं जो कि हमारी पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और भारत का सवाल है, भारत में 20 करोड़ 53 लाख मुसलमान की जनसंख्या है। यह सन 2011 के अनुसार है। 2021 में यह स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलर धार्मिक समूह, यानी इस धर्म को मानने वाले लोग विश्व में, और विश्व की आबादी का 23% मुसलमान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 40 वर्ष के बाद पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम रंग में रंग जाएगा, यानी इस देश पर मुस्लिम शासन करेगा। और यदि मीडिया की हम माने, जो रात दिन हम समाचार सुनते हैं, तो मीडिया का कहना है
कि इस्लामिक देश का एक एजेंडा है कि पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, और इस एजेंडे पर अनेक मुस्लिम संगठन निरंतर काम कर रहे हैं। हमने इसको लफ्ज जिहाद नाम दिया। इस लफ्ज जिहाद के विरुद्ध में एक अल्तमश नाम के व्यक्ति ने भगवा लव ट्रिप नाम का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें वो हमारे इन सभी कार्यक्रमों को टेप कर रहा है, इसके पीछे चल रहा है, इसको देख रहा है और हमारी बातों का निरंतर खंडन कर रहा है कि हम झूठ प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सजग होना पड़ेगा कि हम हमारा मीडिया इतना सशक्त करें कि हम अपनी बात को शक्ति से अच्छी तरह से पेश करें। थोड़ी मुस्लिम परंपराओं पर भी विचार कर लिया जाए तो हम देखते हैं कि इतने मुस्लिम देश है, वहां पर बुर्के की प्रथा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बुर्के की प्रथा आजाद हिंदुस्तान में आज तक प्रचलित। पाकिस्तान सहित 22 देश ऐसे हैं जहां ट्रिपल तलाक नहीं माना जाता है, जबकि मेरे देश में ट्रिपल तलाक समाप्त करने में हमें 70 से 72 वर्ष लग गए। 22 मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है, जबकि मेरे देश में अभी तक यह लागू नहीं है और उस पर अभी विचार किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि सब सज्जन पुरुष चिरकाल से प्रयास कर रहे हैं कि संसार में अच्छाइयां फैले, लेकिन सज्जन तो वहीं रहते हैं और दुर्जनों का प्रचार शीघ्र हो जाता है। भारतीय संस्कृति परंपराओं का दीर्घकालीन इतिहास है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से असंस्कृतिक गतिविधियों में चंद युवतियां लिप्त हैं, सामाजिक मर्यादाओं से प्रदूषित कर रही हैं और अविवाहित युवतियां अपने पुरुष मित्रों से दैहिक संसर्ग स्थापित कर हमारा सिर शर्म से झुका रही। दिल भर आया आंखें छलक आई, दिल भर आया आंखें छलक आई जब टीवी पर यह खबर आई कि मेरे मध्य प्रदेश की बेटी शालिनी से शकीला बी बन गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? हमने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को तिलांजलि दी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे त्योहार हैं, लेकिन हमने विदेशी त्योहारों के अपने जीवन का एक अंग बनाया, जैसे फ्रेंडशिप डे, जैसे वैलेंटाइन डे, जैसे हिजाब डे। अभी नागपुर में 2-4 दिन पहले लड़कियों ने हिजाब डे मनाया, और वो हिजाब डे केवल ऐसे ही नहीं, उन्होंने बकायदा बुर्का और हिजाब की ड्रेस पहनकर उस डे को मनाया। और जब कुछ संगठनों ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं, तो वे बड़े शिद्दत से इंग्लिश में रोक झाड़ते हुए बोली कि हम तो सब बालिग हैं, हम कुछ भी करें, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, आप यहाँ राजनीति ना करें और आपकी जगह जाएं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे सभी लड़कियां हिंदू थी, मुसलमान नहीं थी। इन्हें हमारी लड़कियों का दिमाग किस ओर जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। अभी इंदौर में हुक्का बार पर छापा पड़ा, जिसमें 30 बच्चे पकड़े गए। उन 30 में से 15 पुरुष या लड़के थे और 15 लड़कियां थी, और वो 15 लड़कियां हिंदू ही नहीं, जैन भी थी। यह एक बड़ी शर्म की बात है कि मेरी संस्कृति में जहाँ वीतराग विज्ञान को इतना महत्व दिया जाता है, जहाँ आदर्शमती माता जी जैसी आर्यिकाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, उस समाज की लड़कियां अपने इतने निम्न स्तर पर उतर आई हैं, यह एक चिंतनीय सवाल है। और इसका मुख्य कारण है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। आजकल अभी तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके पहले हमारे हिंदुस्तान में किटी पार्टियों और प्रोग्रामों की इतनी धूमधाम और इतनी बाढ़ आई रहती है कि माताओं को अपने बच्चों को अटेंड करने का समय नहीं रहता है, और लड़के आजाद होके, स्वतंत्र होके कहीं भी घूमने लगते हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां अपने पथ से भटक गई। एक और सत्यता है, और वह है कि हमारे लड़के, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है,
लड़के भी मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उसका यह असर होता है कि लड़कियां सोचती हैं कि यदि भाई मेरा मुस्लिम लड़की ला सकता है तो मैं मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नहीं जा सकती। ऐसे मैंने अपने समाज में इतने केस देखे जहां लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करी, तो क्या वे अपने ससुराल नहीं जाते होंगे? क्या वे बिरयानी नहीं खाते होंगे? क्या वे अपने सास ससुर से बात नहीं करते होंगे? मेरी इस संस्कृति को ऐसा ग्रहण क्यों लग गया, इस पर आज विचार करने की जरूरत है। यही नहीं, अभी परसों शांति दूत, अब ये लड़के अभी तक तो मुस्लिम से हिंदू नाम रख करके लड़कियों के साथ छल्लावा करते थे। मैं पेपर कटिंग का पूरा पुलिंदा लेकर बैठी हूँ कि हमारे देश में कितने केस हुए। यहाँ इतना समय नहीं कि मैं हर केस का वर्णन आपके सामने करूं, लेकिन क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या केरल, क्या कर्नाटक, क्या आसाम, क्या हरियाणा, पूरे कुएं में भांग घुल चुकी है। हम कहाँ कहाँ थिकड़े लगाएंगे, स्थिति बहुत बेकाबू हो गई। अब ये मुस्लिम लड़के अपने आप को शांति दूत के नाम से और ये शांति दूत बन करके लड़कियों को मोबाइल, गाड़ी, बंगला आदि के झांसे में देकर फंसाते हैं और उसके बाद इनका शोषण करके इनको बेच दिया जाता है। और ये लड़कियां बच्चों की माँ भी बन जाती है, तब इनकी ऐसी स्थिति होती है कि ये घर की रहती है न घाट की रहती है, उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज स्थिति यह है कि हमें इन लोगों की जीवन को सुधारने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक विषयों पर ध्यान देना होगा। एक लड़की जो कि बचपन को लांघ कर युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी है, उम्र के एक खास पड़ाव को छूते ही कतिपय जैव रासायनिक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। शारीरिक परिवर्तन की भांति कई तरह के मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। यह भावनात्मक एवं वैचारिक संक्रांति काल है। इस अवधि में कई तरह के भाव एवं विचार उफनते हैं, अनेक आवेग एवं उद्वेग उमड़ते हैं। अंतर्विरोध एवं विद्रोह का तूफानी सिलसिला अंतस में चलता रहता है। यह सब कुछ इतनी तीव्र गति से होता है कि स्थिरता खोती जाती है। युवा जीवन की शक्तियों के आवेगों को यदि संवारा ना गया तो जीवन की लय कुंठित हो जाती है और उनका जीवन का यौवन का सरगम बेसुरे चित्कार में बदल जाता है। वे लड़कियां बहक जाती हैं, पूरा आसमान छू लेना चाहती हैं और विधर्मी लड़के के साथ भाग जाती हैं। बेटियां अपने यौवन को मनचाही दिशा में मोड़ लेती हैं। कब, कहाँ, इधर कुछ पता नहीं चलता। टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए यौवन कभी अटकता है, कभी भटकता है। यातनाएं एवं यंत्रणाओं में जीवन नरक बन जाता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ बचता है तो केवल उलझी हुई मनोग्रंथियां। ये यातनाएं जिंदगी के पन्नों पर रोज प्रकाशित होती है। स्वार्थी, कुटिल एवं चालबाज लोग उसे अपने ढंग से मोड़कर शोषण करते रहते हैं। यह हाल है हमारी युवा पीढ़ी। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या किया जाए, इन चीजों से हम कैसे बचें, हम अपनी लड़कियों को प्रशिक्षित कैसे करें, इसके लिए हमें कोई ठोस उपाय भी चाहिए। तो मेरा कहना है कि हमें 11 सूत्री यूथ विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है। 11 सूत्री यूथ विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें कि हम ऐसी वाहिनी तैयार कर सकें, जैसा कि इन लोगों ने कहा कि हम शांति दूत बनकर लड़कियों का जीवन का उद्धार कर रहे हैं, यानी वो उनको मुस्लिम बना रहे हैं। तो हमें भी हमारे जीवन संस्कारों के आधार पर यूथ विजन डॉक्यूमेंट में 11 पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा। पहला है, हमें साधक युवा तैयार करना होगा, जिसमें इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, समय संयम और पूरी निष्ठावान हो, समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति वो समर्पित हो। ऐसे हमें युवा वाहिनी तैयार करनी होगी। युवाओं की संगठित शक्ति को तैयार करना होगा। युवा पीढ़ी मिलकर युवा मंडल बनाए, सांस्कृतिक मंडल बनाए और उनका निर्माण करे। युवा चेतना सत्र का निरंतर आयोजन किया जाए और ग्रामीण युवाओं को भी प्रशिक्षित करके, क्योंकि नारी स्वतंत्रता के युग में महानगरी संस्कृति भयानक मोड़ पर खड़ी है।
महानगर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में आज ये हालत है कि सोशल मीडिया के कारण असमझ या अज्ञानी लड़कियां इन सब के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करें। अभी कुछ दिन पूर्व एक गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने बड़ी ही अनमने भाव से मुझे बताया कि बहन जी, आपको क्या बताऊं, छठी और सातवीं की लड़कियां एबॉर्शन करवाने आ रही है, ये मेरे देश की हालत है। क्या उनके माँ बाप नहीं जानते हैं? क्या समाज इसके बारे में नहीं जानता है? क्या हम इसके बारे में नहीं जानते हैं? आखिर हमारी शिक्षा को हो क्या गया है? हमारे यहाँ इतनी अदब थी, इतनी सारी बातों को लड़कियों को समझाया जाता था, लेकिन इस आधुनिक शैली ने लड़कियों की जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, जिसके कारण वे स्वच्छंद हो गई हैं। स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में अपनाने गए हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है युग प्रवक्ता युवाओं की बनी, ऐसे प्रवक्ता तैयार किए जाए, ऐसे जो प्रखर संदेश दे सके, हर स्थान पर जाकर अपनी बात को कहने में प्रवीण हो, और ये महाअभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। जैसे आरएसएस और ये हिंदू विश्व परिषद संगठन तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे चिंता की बात है कि हमारी जैन संस्कृति, जैन लड़कियां, जैन बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं। उनको फिर से राह पर लाना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, और इसलिए महासमिति जैसा एक महासंगठन और जैन जैसे संगठन मिलकर इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में सराहनीय है। लेकिन हम केवल यहाँ भाषण देकर चले जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हमको मैदान में उतरना होगा, जैसे कुसुम जी जगह जगह जाकर शिक्षा देती हैं, बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, लड़कियों क्या, इस तरह की शिक्षा है हमें हर जगह जाके देनी होगी और लड़कियों को जागृत करना होगा। दिव्यता जागरण कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए ताकि भटकाव को रोक सकें, नई दिशा लोगों को दे सके, जीवन जीने की कला सिखा सकें, उनके संबंधित कार्यशालाएं आयोजित कर सकें, स्लाइड से प्रोजेक्ट दे सकें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकें। ये यदि हम सब तो समय का प्रबंधन कैसे हो, युवाओं का प्रबंधन कैसे हो, युवतियों का प्रबंधन कैसे हो, इन सब विषयों पर हमें ब्यौरेवार प्रोजेक्ट बनाकर उनके बच्चों के जीवन को बचाना होगा। एक सबसे बड़ी बात है स्वावलंबी युवाओं की कमी। देश में बेरोजगारी और कुंठा भी इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रेरित कर रही है। इसलिए हमें अखंड ज्योति के द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम स्वावलंबी युवा की तर्ज पर हमें अपने समाज में युवाओं को तैयार करना होगा। ऐसी युवतियों को भी तैयार करना होगा जो सुशील हो, स्वाभिमानी हो, स्वदेशी विचारधारा वाली हो, और वे युवतियां लव जिहाद जैसी बुराइयों को, लोगों को, लड़कियों को आसानी से समझा सके और उनको अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक कर सके, तब कहीं जाकर हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। व्यसन मुक्त युवाओं की आज बहुत जरूरत है। आज हर जगह हम व्यसन की बोलबाला देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि आजकल लड़कियां व्यसन में इतनी व्यस्त है कि उनको व्यसन से शराब पिलाकर या ड्रग्स देकर किसी भी तरह से उनका शोषण किया जाता है। यदि हमने उनको इन चीजों से नहीं बचाया तो हमारी संस्कृति वास्तव में खतरे में पड़ी हुई। जन जागरूकता अभियान हम व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फोनोग्राम के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, हमारे पास सोशल मीडिया में इतने अधिक साधन हैं कि हम उन सभी साधनों का सकारात्मक, रचनात्मक उपयोग करके हमें इस समस्या से निकलना होगा और हमारी पीढ़ी को उबारना होगा। यदि हम जैन समाज की बेटियों को बचाना है तो उपजाति जैन बंधनों को तोड़कर समस्त प्रकार के जैनों का, इन्हें हमारी जितने भी दिगंबर श्वेतांबर समाज के जितने भी संगठन के अध्यक्ष मंत्री है, उन सब को मिलाकर एक यूनिवर्सल ट्रस्ट बनाया जाए, संगठन बनाया जाए जो अपने अहम को छोड़कर इस मुद्दे को विषय बनाए और इस मुद्दे पर विचार करे, ताकि जब कभी कोई केस हमारे सामने आए तो सरकार के सामने हम इकट्ठे होकर हमारी बात को वहां जाके पेश कर सकें। हम राजनीतिक छिटाकशी बिल्कुल नहीं करें। हम अपने हिंदुत्व को खतरे में पड़ता हुआ देखकर इस स्थिति को, जैनत्व को खतरे से बचाना होगा। और एक सबसे बड़ी बात है हमारे समाज की, हिंदू समाज की, जो अनडिसेबल लड़कियां होती है, जिनमें कुछ तकलीफ होती है,
उनको लड़के नहीं मिलते, उनकी शादियां नहीं होती। ऐसी स्थिति में माँ बाप ऐसे बच्चों की शादी किसी भी घर में किसी भी कीमत पर कर देते हैं। वैसे अभी शिक्षा में जागृति आई है, लेकिन इन सब वजहों से माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, और यदि लड़की किसी जगह शादी करती है तो जाने देते हैं, और इस स्थिति में उस लड़की का जीवन समाप्त हो जाता है। चलिए समापन करें। यस, हो गया मेरा पूरा। इसलिए इस धार्मिक टेरर को फैलाने से बचने के लिए हमारी मुख्य आवश्यकता है हम संगठित हों और लव जिहाद जैसी प्रथाओं को समाप्त कर हमारी दीपावली, होली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को जीवन में अपनाएं। ये सब विसंगतियां दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शांति से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय जिनेन्द्र।